उसके कॉन्सेप्ट को देखा था। और डेटा को कंबाइन करने के दो तरीके थे हमारे। एक तरीका था हमारा यूनियन ऑपरेशन, और दूसरा हमारा होता है ज्वाइन ऑपरेशन। तो यूनियन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। तो बात करेंगे ज्वाइन वाले पार्ट की, कि ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ओपन करते हैं कमांड लाइन। तो ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दो अलग टेबल बनाता हूँ, जिससे कि हम इजीली ज्वाइन को समझ पाएं। बैंकिंग सिस्टम को कंसीडर करते हैं। बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास, मान लीजिए कोई बैंक है पीएनबी, और ये बैंक अपने कस्टमर का डेटा स्टोर करती है। लाइक कस्टमर का अकाउंट नंबर क्या है, उसका आधार क्या है, और उसके अकाउंट में बैलेंस क्या है। और भी इंफॉर्मेशन हो सकती, बट हम थोड़ा छोटा करके चलते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं पहले पीएनबी नाम से। तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइन को हम एम्प्लॉय टेबल और स्टूडेंट टेबल पर नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए, थोड़ा सा चीज़ों को आसान करने के लिए मैं अलग टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्रिएट टेबल पीएनबी, और यहाँ पर कॉलम का नाम कर दिया पीएनबी अंडरस्कोर अकाउंट नंबर, जो कि इंटीजर टाइप का है। मान लेते हैं प्राइमरी की है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। दूसरा कॉलम कर दिया पीएनबी बैलेंस, मान लीजिए फ्लोट टाइप का कर दिया। और तीसरा कर दिया पीएनबी आधार, ये इंटीजर कर दिया। तो सिंपलिसिटी के लिए टेबल बनाई, टेबल का नाम पीएनबी रखा, जिसमें तीन कॉलम्स हैं, अकाउंट नंबर, बैलेंस और आधार। टेबल बनकर हमारी तैयार हो गई। अब हम ज्वाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, डेट मीन्स एटलीस्ट दो टेबल तो होनी चाहिए हमारे पास। तो हमने एक टेबल और बनाई एसबीआई नाम से, और उस टेबल के अंदर भी लगभग यही इंफॉर्मेशन रखनी है, अकाउंट नंबर, बैलेंस और आधार। चेंज हमने ये करा कि टेबल का नाम पीएनबी की जगह एसबीआई कर दिया, और कॉलम का नाम पीएनबी अंडरस्कोर अकाउंट नंबर की जगह एसबीआई अंडरस्कोर अकाउंट नंबर कर दिया। इस तरह से दो टेबल बनकर हमारी तैयार हो गई। अब इन दोनों टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू पीएनबी वैल्यूज। मान लीजिए पीएनबी का अकाउंट नंबर 101, बैलेंस इसका मान लो 5000 कर दिया, और इसका जो आधार है 111 ऐसे कर दिया। एक और कस्टमर अकाउंट नंबर 102 कर दिया, बैलेंस 4000 कर दिया, आधार ये कर दिया। ठीक है, एक और 103 अकाउंट नंबर कर दिया, बैलेंस 6000 कर दिया, आधार 3333 कर दिया। तो इस तरह से पीएनबी टेबल के अंदर हमने
तीन रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर लिया। अब इसी तरह से एसबीआई के टेबल में भी कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेते हैं। एसबीआई के टेबल में हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करे। अब मान लीजिए अकाउंट नंबर इसका मैंने 201, आधार कर दिया 4444, एक कर दिया 202, आधार कर दिया 5555, और ये कर दिया 203, और आधार कर दिया मान लीजिए 111। तो इस तरह से मैंने अभी तक क्या करा, दो टेबल्स बनाई, एक पीएनबी नाम से और एक एसबीआई नाम से। इनमें कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिया। अब एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं। तो अब हमारे पास दो टेबल्स हैं, पीएनबी और एसबीआई, जिसमें हमने कुछ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर दिया है। अब मैं इन दोनों टेबल से डेटा को कंबाइन करना चाहता हूँ। तो अगर हम ज्वाइन की बात करते हैं, तो ज्वाइन कई टाइप का होता है, लेकिन उन कई टाइप के ज्वाइन में हम ज़्यादा बार फोकस करते हैं चार टाइप के ज्वाइन पर। एक का नाम होता है इनर ज्वाइन, एक का नाम होता है हमारा लेफ्ट ज्वाइन, एक का नाम होता है राइट ज्वाइन, और एक आता है हमारा आउटर ज्वाइन। ठीक है। तो अब हम इन ज्वाइन को इनके नाम से याद नहीं रखते, हम अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आते हैं, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हमें कौन सा ज्वाइन यूज करना चाहिए उसको हम फोकस करेंगे। अगर आप इस इन दोनों टेबल्स को ध्यान से देखें, तो इन दोनों टेबल्स में कुछ नजर आ रहा है आपको ऐसा? हम्म? कोई चीज ऐसी जो दोनों में लगे? ध्यान से देखो। हैं? अगर हम इस टेबल की जगह कहानी में ये कहें कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा हमारा बंदा है जिसने दोनों बैंकों में खाता खुलवा रखा है? रियल लाइफ में ऐसा तो हो सकता है ना, कि किसी एक इंसान ने पीएनबी में खाता खुलवा रखा है और एसबीआई में खाता खुलवा रखा है। और ऐसे भी हो सकते हैं जिनका खाता सिर्फ पीएनबी के अंदर है, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनका खाता सिर्फ एसबीआई के अंदर है। अब मान लीजिए आरबीआई को
एक रिपोर्ट बनवानी है। आरबीओ क्या पता करना है, ऐसे कितने लोग हैं जिनका दोनों बैंकों में खाता है, हमें ये चेक करना है। तो अब ये बताओ, अगर किसी भी पर्सन का दोनों बैंकों में खाता होगा, तो कोई चीज तो ऐसी होगी जिससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये वही है जो वहां पर था। तो आज की डेट में आधार मैंडेटरी है, बिना आधार के अकाउंट खुलता नहीं है अब। आज से 15-20 साल पहले सब खुल जाता था, बट अब नहीं खुलता। ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, तो मुझे इन दोनों टेबल में आधार के बेस पर कॉमन कस्टमर्स को निकालना है। जब कभी दो टेबल से हम डेटा को निकालना चाहते हैं और उन दोनों टेबल में कम से कम एक कॉलम हमारा सेम वैल्यू कंटेन कर सकता है, जैसे यहां पर आधार, कॉलम का नाम अलग है, यहां नाम है पीएनबी अंडरस्कोर आधार, यहां नाम है एसबी अंडर, लेकिन ये दो कॉलम ऐसे हैं जो सेम वैल्यू कंटेन कर सकते हैं। इस कॉलम के बेस पर, इन कॉलम्स के बेस पर हम क्या करते हैं, मैचिंग रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए जो ज्वाइन यूज होता है उसका नाम है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का पर्पस होता है मैचिंग रिकॉर्ड्स को ढूंढना। अब दो टेबल में मैच रिकॉर्ड करने के लिए एक एक कॉलम की वैल्यू मैच नहीं करानी है, सिर्फ जो हमारा आधार कॉलम है दोनों में, सिर्फ उसके बेस पर ही मैच कर लेंगे। अगर कहीं पर किसी भी रो में उस टेबल का आधार इस वाली टेबल के किसी भी रो में आधार से मैच हो जाए, तो हम मानेंगे कि ये हमारा मैचिंग रिकॉर्ड है। ठीक है। तो ऐसा काम करने के लिए हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि इनर ज्वाइन का यूज करा जाए। अब जरा एक रिजल्ट कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो जब हम ज्वाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्वाइन के इस्तेमाल में हमारे कॉलम्स दोनों टेबल के इंक्लूड होते हैं। तो अब तीन कॉलम इसमें है और तीन कॉलम इसमें है, टोटल 6 कॉलम आएंगे रिजल्ट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मान लेते हैं ये हमारे हाथ में होगा कि पहले किस टेबल के कॉलम चाहिए। मान लो पहले हम पीएनबी वाले के लिए आते हैं, तो यहां पर लिख दिया पीएनबी का अकाउंट नंबर, ये वाला कॉलम यहां आ गया, पीएनबी का बैलेंस, पीएनबी का आधार, फिर एसबीआई का अकाउंट नंबर, फिर एसबीआई का बैलेंस, फिर एसबीआई का आधार। अब ये वाला जो रिकॉर्ड है, यानी ये वाला जो कस्टमर है, और यहां पर ये वाला जो कस्टमर है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता वो पहले नंबर पर या तीसरे नंबर पर है, लेकिन इन कॉलम्स के अकॉर्डिंग ये मैच हो रहा है। अब मुझे रिजल्ट में लेकर आना है यहां से भी डेटा और यहां से भी डेटा। कैसे आएगा रिजल्ट में, पहले जो मैचिंग रोज हैं उसका अकाउंट नंबर पीएनबी का लिखेंगे, 101, पीएनबी का बैलेंस हो गया 5000, पीएनबी का आधार हो गया 1111। अब इसी में नई रो नहीं बनानी है, इसी रो में एसबीआई के कॉलम्स के लिए डेटा ऐड कर देना है। क्या लिखा है यहाँ पर, 203, 6000 और 1111। अगर कोई और भी मैचिंग है तो इसी तरह से लिखा जाएगा। तो इस तरह के ज्वाइन को हम क्या बोलेंगे, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। तो इस तरह, ये तो बैंकिंग फील्ड में बहुत कॉमन एग्जाम्पल हो गया, जरूरत पड़ती होगी हमारे, हाँ। तो ऐसे ही पता नहीं कितने और एग्जाम्पल हैं जहां पर आप इनर ज्वाइन सोचेंगे, लेकिन उसके लिए सोचना यही है कि उन टेबल्स में कोई कॉलम जरूर होना चाहिए जो मैचिंग वैल्यू हमारा रिप्रेजेंट कर पाए। कॉलम का नाम भले ही अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम हो तो अच्छी बात है, अलग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब बात आती है, थ्योरी में तो सर समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ती होगी। लिखें कैसे, इसकी कमांड क्या होगी, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। तो अब इसकी कमांड होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल,
फर्स्ट टेबल कैसे माने? अपने ब्रेन में किसी को मान लो, पीएनबी को मान लो, चाहे एसबीआई को मान लो। जिसको फर्स्ट टेबल मानोगे उसके कॉलम के नाम पहले आएंगे बस। अगर आप पहली टेबल मानोगे एसबीआई को तो कॉलम का नाम एसबीआई के पहले आ जाएंगे, बस इतना फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो पीएनबी को मान लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीएनबी। इनर ज्वाइन, तो दो अलग कीवर्ड हैं, एक का नाम है इनर, एक का नाम है ज्वाइन। ये दो कीवर्ड मिलकर हम एक साथ जब यूज करते हैं, बीच में स्पेस आएगा, तो ये इनर ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने वाला काम करते हैं। अब इनर ज्वाइन के बाद दोबारा सेलेक्ट कीवर्ड नहीं लिखना है। यूनियन में क्या होता था, दो बार सेलेक्ट लिखना होता था, पहली टेबल का सेलेक्ट, यूनियन, फिर सेलेक्ट। यहां पर सेलेक्ट बस एक बार लिखना है सबसे पहले, उसके बाद इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन के बाद दूसरी टेबल का नाम एसबीआई। अब अभी तक हमने ये बता दिया कि हम पीएनबी और एसबीआई टेबल में इनर ज्वाइन चाहते हैं। क्या मैंने कमांड में अभी तक ये बात बताई कि मैचिंग क्राइटेरिया क्या होगा? हमारे दिमाग में आधार होगा, बट जो दिमाग में चल रहा है वो कमांड में लिखना पड़ेगा ना। तो कैसे लिखेंगे? ऑन। ऑन कीवर्ड का यूज करके मैचिंग क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं। तो अब अभी तक हम लोग क्या करते थे, किसी भी कॉलम को एक वैल्यू से कंपेयर करते थे। यहां पर हम कॉलम को कॉलम से कंपेयर करेंगे। किस कॉलम की वैल्यू किस कॉलम के बराबर हो? पीएनबी आधार मैच होना चाहिए किससे? एसबीआई के आधार से। तो अब जब कभी ज्वाइन क्वेरी को लिखा जाए और उस ज्वाइन क्वेरी के अंदर किसी कॉलम का नाम लिखना हो, तो एक अच्छी प्रैक्टिस यह है कि कॉलम के नाम से पहले डॉट लगा के टेबल का नाम भी लिखना चाहिए। रादर देन राइटिंग पीएनबी अंडरस्कोर आधार, यू शुड राइट फर्स्ट टेबल नेम डॉट 10 कॉलम का नेम। क्योंकि अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं तो क्वेरी में रीडेबिलिटी शायद थोड़ी कम होगी, क्योंकि इतना देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये कॉलम किस टेबल की बात कर रहा है। क्योंकि ये कॉलम यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अभी तो चलो नेम बहुत मैंने आसान रखे हैं पीएनबी, कई बार कॉलम का नेम ऐसा होता ही नहीं है कि आप उसके नेम से पहचान पाएंगे कि किस टेबल से बिलोंग करता होगा ये। तो इसीलिए हमेशा ज्वाइन क्वेरी में हमें सजेस्ट किया जाता है कि जब भी कॉलम का नाम लिखा जाए उसके पहले डॉट लगाया जाए और उसके पहले उसकी टेबल का नाम लिखा जाए। जहां पर पीएनबी टेबल का आधार कॉलम मैच होना चाहिए एसबीआई टेबल के इस आधार कॉलम से। हो गया, हमने कहा बस हो गया, एंटर कर दो, आ गया रिजल्ट। ये रिजल्ट आना था हमारा। अब अगर मैं इसको उठाकर यहां कर दूं और इसको उठाकर यहां कर दूं, तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, कोई खास फर्क पड़ना नहीं है उससे हमें। तो सोचो, अगर ये तो 3 दिन रिकॉर्ड थे, अगर पीएनबी का एक्चुअल डेटा मुझे कोई दे दे ऐसे और एसबीआई का एक्चुअल डेटा मुझे दे दे, तो बस एक कमांड लिखनी है मुझे। इस एक कमांड से एक रिजल्ट बन जाएगा कि कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनका दोनों बैंकों में खाता खुला हुआ है। अब इनर ज्वाइन का ये सबसे सिंपलेस्ट हमने जो कमांड है वो पढ़ी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। लेकिन रिजल्ट में एक चीज दो बार आई है। कौन दो बार आई है? ये और ये। तो अब इनर ज्वाइन से पूछा गया ऐसा क्यों करा? इनर ज्वाइन ने कहा अच्छा एक चीज और, जब आप यहां पर स्टार लगा रहे हैं तो स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल कॉलम्स। थोड़ा सा ध्यान से। लेकिन अगर आप ज्वाइन क्वेरी चला रहे हैं तो स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स ऑफ बोथ टेबल्स।
मतलब तीन इसके और तीन इसके, 6 हो गए। तो सर बड़ा खतरनाक है ये तो। अगर मान लो पीएनबी टेबल में 50 कॉलम होते और एसबीआई के अंदर 40 कॉलम होते, तो इसका मतलब 90 हो गया। आउटपुट में 90 कॉलम आएंगे। और सर मैं तो बस काम के दिखाना चाहता हूँ, मुझे एड्रेस से, उसके जेंडर से, या उसके पैन से, या उसके लोकल एड्रेस से, नॉमिनी से मतलब ही नहीं है। काम की चीज दिखा दो बस। इतना खाते में बैलेंस यहाँ पड़ा है, उतना खाते में बैलेंस वो पड़ा है। आरबीआई को काम की चीज तो बैलेंस है, पैसा है बस। तो अब अगर मैं स्टार नहीं चाहूं तो एक एक कॉलम लिखने पड़ेंगे मुझे अब। जैसे मुझे आधार 2 बार नहीं चाहिए, एक ही बार चाहिए। और मैं चाहूंगा आधार सबसे पहले आए, आधार सबसे पहले आए, उसके बाद अकाउंट नंबर, बैलेंस, फिर अकाउंट नंबर, बैलेंस। अगर आप इस ज्वाइन को बेटर फॉर्मेट करना चाहते हो तो अब मेहनत लगेगी आपकी। स्टार को हटाते ही कितनी मेहनत लगती है, इस ज्वाइन में आपको अब फील होगा। सेलेक्ट। अब बताओ सबसे पहले कौन सा कॉलम चाहते हो? आधार। कहां से चाहते हो? पीएनबी से या एसबीआई से? हमने कहा कहीं से दिखा दो, दोनों में इंफॉर्मेशन तो सेम ही होगी। हमने कहा चलो पीएनबी से ला दो। अब स्टार लिखा था तो बचे रहे, लेकिन अब आपको पर्टिकुलर कॉलम को लिखना है। ज्वाइन क्वेरी हमारी चल रही है। सजेशन, रिकमेंडेशन क्या कहता है? कॉलम का नाम जब भी लिखा जाए उसके पहले क्या लगाना चाहिए? टेबल का नाम। तो मतलब पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर आधार, कॉमा। अब बताओ क्या चाहिए? हमने कहा अकाउंट नंबर पीएनबी का, पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर अकाउंट नंबर। हमने कहा और क्या चाहिए? पीएनबी का बैलेंस भी चाहिए, पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर बैलेंस। हमने कहा और अब एसबीआई का अकाउंट नंबर चाहिए, एसबीआई डॉट एसबीआई अंडरस्कोर अकाउंट नंबर। हमने कहा और क्या चाहिए? एसबीआई का बैलेंस दे दो, एसबीआई डॉट एसबीआई अंडरस्कोर बैलेंस। हमने कहा बस। अब इसका मतलब इस स्टार की जगह पर इतना। अब आगे वाला हिस्सा पूरा लिख दो जो लिखना है हमें यहाँ पर। तो सोच कर देखो, अगर मैं 15-20 कॉलम निकालूं, 10 यहां से 5 वहां से, तो ये तो बड़ा लंबी क्वेरी हो जाएगी। हमने कहा हाँ यही होता है, ज्वाइन की क्वेरी एक एक पेज की हो जाती है। कुछ नहीं है, उसमें कॉलम के नाम लिखने पड़ जाते हैं स्पेसिफिक होकर इतने, इसलिए वो क्वेरी हमारी बहुत बड़ी हो जाती है। स्टार इंडस्ट्री में कहीं यूज ही नहीं होता है, ये तो हम और आप पढ़ने के लिए यूज कर लेते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में जो डेटा होता है उसमें एक एक टेबल में 100-100 कॉलम, 500-500 कॉलम होते हैं। अब 500 कॉलम थोड़ी फैच करूंगा मैं स्टार लगाकर। मुझे चाहिए 10 कॉलम, मुझे चाहिए 12-15 कॉलम, मुझे चाहिए 25-30 कॉलम। अगर 500 में से 25 कॉलम चाहिए तो 25 कॉलम का नाम लिखने पड़ेंगे। तो क्वेरी अपने आप ही एक पेज की हो जाएगी, है ना? तो अब आगे वाला हिस्सा, फ्रॉम पीएनबी, नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। इनर ज्वाइन एसबीआई ऑन पीएनबी डॉट आधार इज इक्वल टू पीएनबी, सॉरी, एसबीआई डॉट एसबीआई अंडरस्कोर आधार। कहाँ गलत करा मैंने? पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर आधार। और सोचो सर, एक तो क्वेरी बड़ी हो रही है और जरा सा भी मेरा फोकस यहां से वहां हो जाए तो फिर गलती है, फिर ढूंढते रहो कहाँ सही लिखना मैंने। तो कल मैंने एक तरीका बताया था, एक बार अगर ये चले जाए तो तुरंत क्या बना दो इसका? व्यू। बात ही खत्म, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। सोचो कल मैंने व्यू बनाया था एक, मुझे आज जरूरत पड़ गई, तो अब क्या लिखूंगा बस मैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल बैचेस अंडरस्कोर व्यू, यही तो बनाया था। सेलेक्ट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ये लो। अब इतनी मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ी, बार बार यूनियन लिखो। आज भी यही करना है, मतलब आप करेंगे कि जैसे ही आपकी क्वेरी लगता है कि हाँ भाई हमारा ये सही है, तो आप फटाफट से क्या करो, इसका व्यू बना के रख लो, दोबारा लिखो व्यू बना के, ताकि इतनी बड़ी क्वेरी दोबारा ना लिखनी पड़े।
करेंगे सही अभी। अब मान लीजिए सबको सही लग रहा है, देखकर बताओ इसमें कुछ अजीब सा लगेगा देखने वाले को या नहीं। हाँ, मैं बताता हूं इसमें क्या अजीब लगेगा। इसमें अजीब ये लग रहा है कि आधार जिस कॉलम में दिखा रहे हो उसमें पीएनबी शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ आधार शब्द इस्तेमाल कर लो क्योंकि तो दोनों में काम करेगा ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लाए तो पीएनबी टेबल से हैं इसलिए उसका नाम दिख रहा है, और अगर मैं एसबीआई से ले आऊंगा तो उसका नाम दिखेगा। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि अगर हम किसी कॉलम का नाम आउटपुट में बदल के दिखाना चाहें, टेबल में नहीं बदलना है, ऑल्टर कमांड नहीं चलानी है मुझे, टेबल के अंदर जो नाम है वही रहे, लेकिन जब मैं सेलेक्ट कमांड में रिजल्ट दिखाऊं तो कॉलम का नाम मैं बदल पाऊं। कई बार मैं ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ जाती जैसा भी पड़ गई, तो मैं यहां पर पीएनबी शब्द नहीं दिखाना चाहता, सिर्फ आधार दिखाना चाहता हूं। कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए इस क्वेरी को मैं दोबारा लिख रहा हूं, और जिस कॉलम का नाम एक्चुअल टेबल का नाम नहीं दिखाना है, आप उसके सिलेक्शन के बाद एज, यहां लिखेंगे एज, और उसके बाद वो नाम जो आप आउटपुट में दिखाना चाहते हैं वो नाम लिख दीजिए। क्या दिखाना चाहते हो आउटपुट में? अपने मन से कुछ भी लिख दो, हमने कहा अपने मन से कुछ भी लिख दो। आधार दिखाना चाहते हैं, लिख दो। अब आगे वाले पार्ट को मुझे पूरा करना होगा। फ्रॉम पीएनबी इनर ज्वाइन एसबीआई ऑन पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर आधार इज इक्वल टू एसबीआई डॉट एसबीआई अंडरस्कोर आधार। तो इट डजंट मीन कि पीएनबी टेबल में जाकर नाम चेक करें तो वो बदल गया होगा, नहीं, सिर्फ इस रिजल्ट में है ये। जब आप किसी कॉलम का नाम एज कीवर्ड के बाद यहां लिखते हो तो इस नाम को टेक्निकल भाषा में अलाइज कहा जाता है। अलाइज, इस प्रोसेस को अलाइसिंग कहा जाता है। अलाइज का मतलब अगर इसका पर्यायवाची ढूंढने चले तो ये होता है टेम्परेरी नेम। टेम्परेरी नेम, टेम्परेरी शब्द का मतलब है वैलिड इन सेम क्वेरी ओनली। अब आप कोई दूसरी कमांड चलाओ और ये सोचो कि मैंने पीएनबी के आधार कॉलम का नाम आधार कर दिया है और ये लिख दो, एरर आ जाएगी। इसको बोलते हैं अलाइज, और एलाइज का मतलब होता है किसी भी कॉलम का टेम्परेरी नाम जो उस क्वेरी तक वैलिड है। क्वेरी खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं जरा इस सेलेक्ट कमांड का व्यू बना कर दिखाओ तो कैसे बनेगा? क्या लिखोगे यहां पर? क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, व्यू का नाम मैंने रख दिया, मान लो कॉमन कस्टमर व्यू, ऐसे करके एज। उसके बाद तो पूरी कमांड वही लिख देनी है जो ये लिखी थी। बन गया। अब मुझे किसी ने कहा यार वो कॉमन कस्टमर का डेटा लाकर दिखाना जरा। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉमन कस्टमर व्यू, बस इतना लिखना है अब। और अगर मान लो और कस्टमर आ जाएं पीएनबी टेबल में, बाद में और कस्टमर आ जाएं एसबीआई टेबल में, और ये कमांड मैं चलाऊं
तो अब उस समय जो कॉमन होंगे वो ला कर दे देगी ये कमांड, क्योंकि व्यू के पास अपना डेटा तो है ही नहीं। व्यू तो एक्चुअल टेबल से डेटा लेकर आ रहा है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्वाइन का। किसी भी इंटरव्यू में आप जाओगे तो मान के चलो शुरुआत यहीं से होती है इंटरव्यू के। तो कोई इनका क्रम नहीं है कि पहले नंबर पे ये आता है दूसरे पे ये आता है। कोई भी किसी भी नंबर पे आप लिख सकते हो, बस ये अलग अलग टाइप के ज्वाइन होते हैं। फुल ज्वाइन या आउटर ज्वाइन, दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हो।
इसका एक एग्जाम्पल लिखने से काम आसान हो जाएगा मेरा, और मैं वही लिख देता हूँ जो मैंने पढ़ाया, उससे आपको रिकॉल करना आसान हो जाएगा। अब आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि जब भी ज्वाइन क्वेरी लिखी जाए और उसमें कॉलम का नाम लिखना हो तो उसके पहले टेबल का नाम लगा दो। अब इमेजिन करिए सिचुएशन क्या होती, मेरी टेबल का नाम पीएनबी ना होकर पंजाब नेशनल बैंक होता, और एसबीआई टेबल का नाम एसबीआई ना होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता। अब कैसे लिख रहे होते, यहां पर लिखते पंजाब नेशनल बैंक डॉट पीएनबी आधार, और यहां पर स्टार की जगह जो आपने अलग अलग कॉलम सेलेक्ट करे थे उसमें भी तो आपको फिर इतना नाम लिखना पड़ता, हमने कहाँ लिखना पड़ेगा, तो सर क्वेरी और बड़ी हो जाएगी। तो ज्वाइन क्वेरी टेक्निकली बड़ी नहीं होती है ना, सिर्फ नेम की वजह से बड़ी हो जाती है वो, उसमें नाम पूरे लिखने पड़ जाते हैं, टेबल का नाम फिर कॉलम का नाम। इस समस्या को फोकस किया गया और यहां पर एक सॉल्यूशन सजेस्ट किया गया कि अगर आपकी टेबल का नाम बहुत बड़ा है और आप ज्वाइन क्वेरी चला रहे हो और आपको बार बार टेबल का नाम लिखना पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं
जैसे कॉलम का आपने अलाइस क्रिएट करा, उसी तरह से टेबल के नेम का भी अलाइस क्रिएट कर सकते हैं, और वो उस कमांड के लिए वैलिड होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। तो एक कमांड और लिखते हैं, ये वाली। अब मैं, टेबल का नाम मेरा तो पीएनबी है, अब इसको और कितना छोटा करें। अगर एस अगर ये पंजाब नेशनल बैंक होता तो उसका अलाइस हम पीएनबी रख लेते, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता तो एसबीआई रख लेते। हमने कहा चलो कम से कम एक लेटर का तो देना ही पड़ेगा। हमने कहा पीएनबी का अलाइस मैंने अपने मन में सोच लिया पी, और एसबीआई का अलाइस मैंने अपने मन में सोच लिया एस। अब मैं अपनी कमांड को दोबारा लिख रहा हूं, ये सोचकर कि जहां जहां मुझे पीएनबी टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, मैं पीएनबी ना लिखकर पी लिखूंगा। हमने कहा चलो शुरू हो जाओ फिर। अब ये कमांड में लिख रहा हूं, सेलेक्ट टेबल का नाम, पीएनबी की जगह क्या माना मैंने, पी। कॉलम के नाम में चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, जहां जहां टेबल लिख रहे हो बस उसको पी। तो सर ऐसे अपने मन से कुछ भी लिख देंगे? हमने कहा नहीं, बताना भी पड़ेगा ना कमांड को कि हमने पी का मतलब क्या रखा है। और एसबीआई को मैंने एस मान लिया। ठीक है, अब बताओगे नहीं कहां पर पी का मतलब और एस का मतलब क्या? हमने कहा बताएंगे। कब? जब आप लिखोगे फ्रॉम, फ्रॉम के बाद आपको एक्चुअल टेबल का नाम लिखना है, उसका अलाइस जो आपने सोचा है वो नहीं, एक्चुअल टेबल का नाम लिखना है, फ्रॉम पीएनबी। अब लिखो एज उसके अलाइस का नाम। तो टेबल का अलाइस तब बताएंगे जब फ्रॉम के बाद टेबल को लिखा जाता है, उस समय एज लगाकर बताएंगे। लेकिन यूज हम पहले भी कर सकते हैं कमांड में, भले ही हमने बताया कमांड में बाद में, यूज हम पहले भी कर सकते हैं एलाइस को। ठीक है, फ्रॉम पीएनबी एज पी, इनर ज्वाइन एसबीआई एज एस, ऑन। अब ध्यान रखना, पूरी कमांड में पीएनबी का मतलब पी और एसबीआई का मतलब एस हो गया है। तो अब जब ऑन लगाओगे तो वहां भी पी डॉट आधार ही लिखोगे, पूरा पीएनबी लिख दें तो एरर आ जाएगी, नहीं चलेगा। पी अंडर स्कोर पीएनबी आधार इज इक्वल टू एस डॉट एसबीआई अंडर स्कोर आधार। कहाँ गलत हो गया? एक अंडर स्कोर ज्यादा लग गया। ये अब आसान हो गया बहुत काम। टेबल का नाम चाहे कितना बड़ा हो, अब ज्वाइन क्वेरी लिखने में थोड़ा सा मुझे टाइम कम लगेगा और थोड़ा सिंपलिसिटी भी रहेगी। तो इस तरह से हमने ज्वाइन के अंदर एक और टॉपिक पढ़ लिया जिसका ज्वाइन से कोई खास सीधे सीधे कनेक्शन नहीं है, लेकिन हैवीली उसका इस्तेमाल ज्वाइन में ही होता है। क्या टॉपिक का नाम है? अलाइसिंग। जनरली अब तक हम पढ़ रहे थे, हर जगह यूज कर सकते थे, जरूरत ही महसूस नहीं हुई। आज महसूस हुई तो पढ़ लिया।
ध्यान रखना ये स्टार पे नहीं चलता। कॉलम अलाइसिंग तभी होती है जब स्पेसिफिक कॉलम आपने सेलेक्ट करा हो। तो मैं एग्जाम्पल वही लिख दे रहा हूँ जो मैंने यूज करा है कमांड में, सो डैट आपको रिकॉल आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से टेबल अलाइज का सिंटेक्स लिख लेते हैं। सेलेक्ट जो करना है कर लो, फ्रॉम टेबल का नेम एज अलाइज नेम। एग्जाम्पल के तौर पर सेलेक्ट जो भी है फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक एज पीएनबी, समझ में आसान आ जाएगा। तो मैंने ये बात पर लिख दी कि अगर आपने टेबल का लाइस बनाया, तो पूरी कमांड में जब भी आप कॉलम को रेफर करेंगे उस टेबल का, तो अलाइस के नेम पर ही रेफर करना है डॉट लगा के। अब आपने अगर एक्चुअल नाम यूज कर लिया तो एरर आएगी। एक्चुअल नाम बस एक जगह यूज करना है जब अलाइस बना रहे थे फ्रॉम के आगे।
उसके अलावा पूरी कमांड में टेबल का नाम नहीं चलेगा, उसका एलआईसी चलेगा। चाहे कमांड में पहले टेबल का नाम लिखना हो अलाइस बनाने से, चाहे एलाइस बनाने के बाद लिखना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, अब जाके इनर ज्वाइन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इट डजंट मीन कि बाकी भी एक एक घंटे लेंगे। इसने घंटा ले लिया, बाकी मुश्किल से 2-2 मिनट लेंगे। अब जितना टाइम हमने यहाँ लगाया है, चीजों को पहली पहली बार समझा था, अब लेफ्ट राइट आउटर में हमें उतना टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम सब जान चुके हैं। अब बस पॉइंट समझना है कि इनको क्यों पढ़ते हैं और कमांड लिख देनी है। चलो, अब हम जैसे अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए इनर ज्वाइन पढ़ रहे थे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी दोनों बैंकों में वो कस्टमर ढूंढना जिनका अकाउंट मैच हो रहा है आधार के बेस पर, तो इनर ज्वाइन पढ़ना पड़ा। ऐसे ही एक और समस्या लेकर आते हैं जिसके लिए हमें शायद अगला वाला ज्वाइन पढ़ना पड़े। तो मान लीजिए मैं पीएनबी टेबल का सारा डेटा देख रहा हूं, एसबीआई का सारा देख लिया। अब हम मान के चलते हैं फर्स्ट टेबल हमारी पीएनबी है, सेकंड टेबल हमारी एसबीआई है। ठीक है, मुझे पीएनबी के सारे कस्टमर की डिटेल चाहिए। चाहे किसी कस्टमर का खाता एसबीआई में हो या ना हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा फोकस है पीएनबी के सारे कस्टमर का डेटा चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर उनमें से कोई कस्टमर ऐसा है जिसका खाता एसबीआई के अंदर भी है, तो उसको दिखा देना साथ में। सिर्फ मैचिंग नहीं दिखाना है, पीएनबी के सारे दिखाने हैं, और एसबीआई से सिर्फ कौन सा दिखाना है, मैचिंग वाला दिखाना है। तो अगर मैं पहली टेबल के सारे और सेकंड वाले से सिर्फ मैचिंग वाला दिखाना चाहूं, तो उसके लिए जो ज्वाइन यूज होता है उसका नाम है लेफ्ट ज्वाइन। अब सर, लेफ्ट शब्द का मतलब क्या होता है? वो लेफ्ट राइट, वही लेफ्ट हमने कहा, दाएं बाएं वाला लेफ्ट है ये। तो इसका सेंस क्या है लेफ्ट लिखने का? हमने कभी कमांड लिखेंगे तो अपने आप समझ जाओगे, अच्छा इसलिए इसको लेफ्ट कहते हैं। तो मैं लिखता हूं पहले, तो मैंने लिखा है यहां पर पर्पस क्या है। पर्पस है ऑल फ्रॉम फर्स्ट टेबल बट ओनली मैचिंग फ्रॉम सेकंड। पहली टेबल से सारे रिकॉर्ड दे दो, दूसरी वाली से सारे नहीं चाहिए, दूसरी वाली से सिर्फ मैचिंग वाले चाहिए। तो मैंने लिखा, स्टार लगा रहा हूं मैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीएनबी। अब इनर ज्वाइन कीवर्ड था, इसी तरह से लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड है, और यहां पर एसबीआई ऑन पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर आधार सेम एज एसबीआई डॉट एसबीआई अंडरस्कोर आधार। अब देखो, ये जो आपने लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड लिखा है, हमने कहा दिख रहा है। इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को अगर मैं नाम देना चाहूं, तो बताओ लेफ्ट साइड कौन कहलाएगा इस लेफ्ट ज्वाइन के, और राइट साइड कौन कहलाएगा? तो ये लेफ्ट है, और ये कौन सी टेबल हो गई हमारी? बस यही लेफ्ट राइट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड के लेफ्ट साइड में जो टेबल लिखी जाती है उसको लेफ्ट टेबल माना जाता है, या अपनी भाषा में हम क्या बोल लेते हैं उसे, फर्स्ट टेबल।
लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड के राइट साइड में जो टेबल लिखी हुई है, इसको राइट टेबल कहा जाता है, या हमारी भाषा में सेकंड टेबल। ठीक है। तो अब मैं अगर डेफिनेशन में ये बोलूं, ऑल फ्रॉम फर्स्ट ओनली मैचिंग फ्रॉम सेकंड, या ऑल फ्रॉम लेफ्ट एंड ओनली मैचिंग फ्रॉम राइट, एक ही बात है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखते हैं क्या है। पहले तो इसको समझो, हमने कहा समझ में आ रहा है, ऑल फ्रॉम फर्स्ट टेबल सारा है, ओनली मैचिंग फ्रॉम राइट। अब राइट टेबल में मैचिंग वाला कौन है? सिर्फ ये वाला। अब बाकी तो है ही नहीं। जब नहीं है तो सबको क्या बना दो? नल। मतलब ये वाला कस्टमर का खाता एसबीआई में नहीं है, इस वाले का भी एसबीआई में नहीं है, तो नल हमारा। लेफ्ट ज्वाइन समझ में आ गया। अब मैंने कहा मुझे सेकंड टेबल के सारे रिकॉर्ड चाहिए, यानी कि एसबीआई के सारे चाहिए, लेकिन पहली टेबल के सिर्फ और सिर्फ कौन से चाहिए? मैचिंग वाले। तो बताओ कौन सा ज्वाइन हो गया फिर अब ये? बस, इसलिए मैंने कहा था 2-2 मिनट के हैं ये, क्योंकि हमने 1 घंटा लगा दिया इनर वाले पर। अब इसमें कितना कस्टमाइज करना है स्टार को, आप स्पेसिफिक कॉलम बनाओ, अलाइसिंग लगाओ, वो सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऑल फ्रॉम सेकंड ओनली मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट, और जो नहीं हो रहे हैं उनकी जगह नल। कीवर्ड का नाम लेफ्ट ज्वाइन, कीवर्ड का नाम राइट ज्वाइन, बाकी मोर और लेस सिंटेक्स सेम ही है।
फुल को पहले लिख लेते हैं, फिर चला कर दिखा देंगे, कुछ है नहीं इसमें। वो 2 मिनट की बात है बस। फुल ज्वाइन या आउटर ज्वाइन का मतलब है दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं, वो भी नहीं हो रहे हैं वो भी। कहानी के हिसाब से दोनों बैंकों में जितने कस्टमर है सबका डेटा दे दो। दोनों में चाहे वो कॉमन है चाहे वो कॉमन नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, सारा रिकॉर्ड दे दो मुझे। देखते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी लिखेंगे पहले, यूनियन राइट ज्वाइन की क्वेरी लिखेंगे। दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड आ गए, जो मैचिंग वाले हैं वो ये रहे, बाकी सब नॉन मैचिंग वाले हैं। यहाँ से ये आ गया, यहाँ पे नल, यहाँ पर ये आ गया या नल। तो इस तरह से डायरेक्ट फुल ज्वाइन नाम से कोई कीवर्ड नहीं है। आप फुल ज्वाइन अगर लिखेंगे यहाँ पर एरर आ जाएगी। आपको यूनियन करना पड़ेगा लेफ्ट और राइट ज्वाइन का, तब आपको फुल ज्वाइन का कॉन्सेप्ट मिलेगा।
अब चार ज्वाइन हमारे पूरे हो गए। अगला वाला हम पढ़ेंगे नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन कोई पांचवा ज्वाइन नहीं है। नेचुरल ज्वाइन इनर ज्वाइन का ही एक वेरिएंट है। जैसे कोरोना के वेरिएंट आते रहते थे, उसी तरह से जो हमारा नेचुरल ज्वाइन है, ये इनर ज्वाइन का ही एक वेरिएंट है। मतलब ये मैचिंग रिकॉर्ड ला कर देगा। लेकिन इनर ज्वाइन से डिफरेंट कैसे है? अगर आपकी दो टेबल में कॉलम का नाम सेम है, तो फिर ये बिना ऑन लगाए सेम नेम के कॉलम पर मैचिंग रिकॉर्ड ढूंढ लेता है। नहीं आया समझ? हमने कहा चलो, ये है पीएनबी टेबल, ये है एसबीआई टेबल। अभी आप इस कॉलम और इस कॉलम पर मैचिंग क्राइटेरिया बना रहे हैं, और आप मैचिंग क्राइटेरिया के लिए ऑन लिखते हैं। जब कमांड लिखते हैं तो ऑन लिखते हैं, और ऑन के आगे बताते हैं कि इस टेबल का ये कॉलम मैच होना चाहिए इस टेबल के इस कॉलम से। अब नेचुरल ज्वाइन क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अगर आपकी दोनों टेबल में सेम नाम का कॉलम हो, अलग अलग नाम से ना हो, तो मैं इनर ज्वाइन वाला काम कर दूंगा बिना ऑन लगाए हुए। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं पहले दोनों टेबल में ऑल्टर कमांड का यूज करके कॉलम का नाम सेम करने जा रहा हूं। तो लिखा मैंने यहां पर ऑल्टर टेबल पीएनबी रीनेम कॉलम पीएनबी अंडरस्कोर आधार टू, सिर्फ आधार दे दिया। इसी तरह से एसबीआई के अंदर से भी मैंने इसको बदल दिया। अब अगर मैं दिखाऊं तो ये पीएनबी है, ये एसबीआई है। ठीक है। अब अगर आप इनर ज्वाइन बनाना चाहो, तो अभी भी आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीएनबी इनर ज्वाइन एसबीआई ऑन पीएनबी डॉट आधार इज इक्वल टू एसबीआई डॉट आधार। नेचुरल ज्वाइन क्या कह रहा है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीएनबी नेचुरल ज्वाइन, कीवर्ड होता है एसबीआई। बस खत्म। आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा कॉलम यूज करें मैच कराने के लिए। जो सेम नेम के कॉलम है वही मैच होंगे अपने आप, बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये लो। और यही काम अगर मैं इनर ज्वाइन से करूंगा तो मुझे ऑन लगाकर बताना पड़ेगा इस टेबल का ये कॉलम, उस टेबल का वो कॉलम। तो इनर ज्वाइन का ही एक स्पेसिफिक वर्जन है नेचुरल ज्वाइन, जो तब आपका बेटर है, सिंपल है, जब दोनों टेबल में जो मैचिंग कॉलम वाला था कॉन्सेप्ट, वो कॉलम्स के नाम भी सेम हो। और अगर नाम अलग अलग हैं तो फिर इनर ज्वाइन ही यूज करना है। फिर नेचुरल ज्वाइन का कोई पिक्चर नहीं है, फिर ये खत्म हो गया। तो नेचुरल ज्वाइन तभी एग्जिस्ट करेगा जब टेबल सेम नेम का कॉलम रखे। अगर कॉलम का नाम अलग अलग है, फिर भी आप कहते हो कि नहीं मैच हो जाएगा, तो फिर इनर ज्वाइन ही लगाना पड़ेगा।
ऑन हमें लगाना ही नहीं है इसमें। और लगा दें तो शायद एरर आ जाएगी, कि बिना ऑन के ही चलेगा। ऑन लगाने पर एरर आ जानी चाहिए। कल थर्सडे है, ऑफ रहेगा। फ्राइडे होली, होली का ऑफ रहेगा, तो फ्राइडे भी क्लास नहीं होगी। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 17 तारीख को होगी, 17 मार्च को, है ना, मंडे, है ना। मंडे को मिलेंगे अब 6:30 बजे। और जो आपके दो ज्वाइन रह गए हैं, उनको कभी कवर करेंगे।